लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक। आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। राम मंदिर चंदे को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने चंपत राय के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाए हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनके मन में जो संदेह था वह सही साबित हुआ। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी तरह की अनियमितता में शामिल लोगों को बचाया ना जाए। उन्होंने कहा कि जनता को ऐसे मामलों में जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो मेरे मन में आशंका थी सही साबित हुई। चंपत राय जी में ये हिम्मत कहां से आई कहने की, वो भी लिख कर कि जरा एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए तब मैं बोलूंगा। तो क्या चंपत राय जी आपको एसआईटी की रिपोर्ट मालूम है? तब आप बोलने लायक रहेंगे कि जेल के अंदर रहेंगे? ये कैसे मालूम हुआ आपको? इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में भगवान राम को लूटने वालों के सजा नहीं मिलेगी। जनता को तैयार होना पड़ेगा, राम भक्तों को तैयार होना पड़ेगा। जो उनके आंदोलन से निकली हुई एक पूरे दुनिया में पवित्रता है, जो उसे नष्ट करे उसे सजा मिलनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस नेतृत्व को लेकर कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कल हुई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में सभी नेताओं ने हाईकमान के फैसले का एक स्वर में स्वागत किया और इसके लिए आभार जताया। भूपेश बघेल ने कहा कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग दोबारा अध्यक्ष बने हैं और अब पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। उन्होंने बताया कि आने वाले चुनावों की रणनीति को लेकर लगातार बैठकें की जा रही है। पार्टी आने वाले समय में चुनावी मुद्दों और तैयारियों पर चर्चा करेगी। पहली बात तो ये, कल जो बैठक हुई पीसीसी की और उसके बाद हमारे जिला प्रधानों की, तो सभी ने एक स्वर से हाई कमान के जो निर्णय हैं उसका स्वागत किया है और उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। और राजा बड़िंग जी दोबारा अध्यक्ष बने, साथ ही 3 हमारे वर्किंग प्रधान बने, उन सबको हमने बधाइयाँ दी। और इसमें जो और कमेटियां हैं, है ना, उन लोगों को भी बधाई दी गई। और अब हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं। कल बहुत सारी बैठकें हुई, आज भी बैठक है और उसमें आने वाले समय में जो चुनाव है उसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है और आगे किस प्रकार से जाना है उसमें मैदान में, उसमें बारी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के योग्याकार्ता स्थित पवित्र मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप हृदय को छूने वाला अनुभव था। पीएम मोदी ने कहा कि ये मंदिर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की साझा विरासत का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य के 2029 से पहले पूरा होने की उम्मीद जताई और कहा कि निर्माण पूरा होने के बाद वे फिर यहां आकर उत्सव में शामिल होंगे। मानसरोवर की यात्रा करता हूं और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेम्पल में आता हूं। मैं देख रहा था एक ही गुंज महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था। ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। ये अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था। और मैं देख रहा हूं कि योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे। दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिसीमन को लेकर दिए गए बयानों पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक बातें कर रही है। दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी की राजनीति और उसके चरित्र को समझ चुकी है।
और अब किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है। ये हमने बताया कि समाजवादी पार्टी को अपनी हार 27 में स्पष्ट दिख रही है। मातृशक्ति की अगर बात है, नारी शक्ति की बात है, उस नारी शक्ति को सशक्त करने का काम ये किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ही नारी शक्ति को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सशक्त करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए। मोदी जी के ही प्रभावी कदम का ये परिणाम था कि देश भर में हमारी नारी शक्ति सशक्त हुई। लेकिन सदन में, संसद भवन में जब नारी शक्ति के साथ खड़े होने की, उनके अधिकारों के साथ खड़े होने की बात जब आई, तब उस समय तो समाजवादी पार्टी उल्टे पांव भाग गई। वही समाजवादी पार्टी किस मुंह से ये सब बातें कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली को मंजूरी दिए जाने के बाद भाजपा नेता दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रैली की अनुमति तो मिल जाएगी, लेकिन उनके साथ कोई नहीं है। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी इस तरह के आंदोलन और प्रदर्शन किए हैं और अब भी वही कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी खुश रहें और हजरा में मॉर्निंग वॉक करें। परमिशन तो मिल जाएगा, अकेले चल के क्या करेंगे, साथ में कोई नहीं है। उनकी खुद की पार्टी उन्हें नेत्री नहीं मानती है। वैसा आंदोलन ये शोबाजी उन्होंने जिंदगी भर किया है और कुछ नहीं किया है, अब वही करेंगे। खुश रहे, हजरा में खूब मॉर्निंग वॉक करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अयोध्या राम मंदिर चंदे को लेकर चल रहे विवाद पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अन्य ट्रस्टों में ऑडिट की व्यवस्था होती है, ऐसे में यहां भी पारदर्शिता होनी चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि इस मामले में सरकार की जिम्मेदारी बनती है और पूरे मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपकी नाक के नीचे लूट हो रही है, आप दूसरे का दर्द मत बयान करिए, आप अपनी बताइए। आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। सारी जगहों पे जो ट्रस्ट बने हुए हैं, सब जगह सरकार का मदाखलत रहती है, ऑडिट होता है। यहां क्यों नहीं? कस्टोडियन तो सरकारी होगी ना। अच्छा, अभी आपने बात की कि ये साउथ के मंदिरों की और ये सब चीजें हैं, अब लगातार इस चीज का अभी ये मैं दूर की बता रहा हूँ, ये आना है, ये घूम फिर के वहीं जाना है। नहीं, वो आना शुरू हो गया क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर ये वहीं जाना है। देखिए, मैं सब संपत्तियों पे नजर है। जो लोग आस्था के लिए करते हैं, या आस्था के नाम पर लूट के ऊपर नजर है। खाली बद्रीनाथ नहीं, अभी जो खबर आई है कि मध्य प्रदेश का जो माँ बकुल मंदिर है उसमें भी चंदा चोरी के मामला। ये तो सब जगह, मैं तो कह रहा हूँ ना, देख लीजिए, तो सारी देश देख रहा है सब चीजों को। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने झारखंड इन्वेस्टर्स मीट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्टर्स मीट आयोजित करना अच्छी पहल है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में पूंजी निवेश जरूरी है, तभी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। संजय सेठ ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि व्यापारियों में डर का माहौल है और लगातार धमकियों की शिकायतें सामने आ रही है। उन्होंने सरकार से कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए सुरक्षित माहौल जरूरी है और राज्य में हालात बेहतर करने की जरूरत है। देखो, राज्य सरकार इंडस्ट्रियल सबमिट करा रही है, स्वागत है, अच्छी बातें कराना चाहिए। पूर्व में भी विदेश के दौरे हुए थे, रिजल्ट क्या हुआ हमको जानकारी नहीं है। और पूंजी निवेश होना ही चाहिए, तभी रोजगार के अवसर मिलेंगे। किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट हुआ है, आप रोजाना अखबारों में देखोगे, आपके यहाँ रोजाना चलता है, रोजाना धमकियां आ रही हैं। 5-5, 10-10 करोड़ व्यापारी डरे हुए हैं, व्यापारी सहमे हुए हैं और कब कहाँ किसको मार दिया जाएगा पता नहीं। हालात हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है और इसीलिए कई सालों से हम यहाँ आवाज उठाते आए कि पुलिस कमिश्नर बनना चाहिए। आज पुलिस कमिश्नर आज तक बना नहीं। अभी एक हफ्ते पहले इसी समय लगभग 12 बजे इसी समय यहीं पे 100 मीटर दूर दिन में 11:30 पौने 12 बजे डकैती हो गई। दिन में हजारों लोग चल रहे हैं और 50 लाख का सामान लूट के ले गए। हालात ठीक नहीं है और कोई पूंजी निवेश कर, हमको 100 रुपया इन्वेस्ट करना है तो हम तो देखेंगे भाई, हम 100 रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वहां का ऑर्डर कैसा है,
वहाँ की सड़क की स्थिति कैसी है, वहाँ बिजली कैसी है, हम सब देखेंगे। अब बिजली की आपूर्ति देख लो, रांची राजधानी है, 6-6, 7-7 घंटा लोड शेडिंग है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर सिल्ली है, मेरा ही लोकसभा ईचागढ़, वहाँ 24 घंटे में 20 घंटे बिजली नहीं रहती है। कोई उद्योग लगाएगा तो शहर में नहीं लगाएगा ना, वो तो रिमोट एरिया में लगाएगा। अब बिजली नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, सड़कों की स्थिति, हम सब ने जो 1.5-2 साल पहले शिलान्यास किया, हमने और अन्य विधायक ने, वो आज तक सड़क नहीं बन रही है। पैसा नहीं है, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं, जो पैसा है मैया योजना में जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कथावाचक मुरारी बापू को नमन करते हुए उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुरारी बापू राम कथा के माध्यम से भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और मानवता का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को हर वर्ष उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन का अवसर मिलता है। उन्होंने मुरारी बापू के तप, त्याग और आध्यात्मिक समर्पण से सनातन मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के कार्य की भी प्रशंसा की। सर्वप्रथम मैं राम कथा के माध्यम से संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और मानवता का संदेश देने वाले पूज्य श्रद्धेय मुरारी बापू जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और समस्त देवभूमि के सभी लोगों की तरफ से उनका वर्षों वर्ष, एक वर्ष नहीं, लगभग हर वर्ष हमको उनका आशीर्वाद मिलता है। और इससे भी बड़ी बात कि मुझे भी हर बार उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। और मैं एक बात और कहूं, आप सब आए हैं, बापू को यहाँ पर उनके श्रीमुख से जो पूज्य कथा हम सबके समक्ष करी जाती है और बड़ी उत्सुकता सबके मन में रहती है। और मुझे लगता है कि केवल आपके ही नहीं, बल्कि अनेकों लोग ऐसे हैं जो यहां इस कथा स्थल पर नहीं आ पाते हैं, लेकिन चाहते वो भी हैं कि हम पूज्य बापू की कथा में सम्मिलित हों और अपने जीवन में पुण्य के भागी बने। लेकिन सच बताऊं तो ये कथा आयोजन में आना, कथा का श्रवण करना, इसमें सम्मिलित होना, ये साक्षात भगवान श्री राम की कृपा से ही संभव हो पाता। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch